आप सभी को मेरा नमस्ते। जीडी करियर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक जो साइंस, रीजनिंग और मैथ की क्लास होती थी नवोदय विद्यार्थियों के लिए, आज उसी सीरीज में हिंदी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और अब मैं आपको इसी हिंदी सीरीज में जो नवोदय के विद्यार्थी हैं उन हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इसी के माध्यम से हम हिंदी की तैयारी करेंगे। अब नवोदय विद्यालय में हिंदी की तैयारी कौन बच्चे करें, कौन कौन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने नवोदय का फॉर्म भरते समय अपना एग्ज़ाम का जो माध्यम है हिंदी को चुना है, वो बच्चे हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। मतलब उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या एग्ज़ाम का जो माध्यम है वो हिंदी रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना फॉर्म जो है हिंदी माध्यम का फिल किया है। तो उनके लिए हिंदी बहुत ज़रूरी हो जाती है और इसीलिए हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। अब एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि जो नवोदय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 6 क्लास के लिए, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज से जो बच्चे इंग्लिश से हैं उनके लिए इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कम से कम 20 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। और वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है कि आपको गद्यांश दे दिए जाते हैं। इस तरीके से गद्यांश दिया जाएगा और उसी गद्यांश में से कम एक ही गद्यांश में से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी पैटर्न से मैं आपका जो ये प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और इसी से हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम गद्यांश के माध्यम से ही हम ये शुरू करेंगे। तो हमारा पहला गद्यांश है पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। अब पर्यटन का मतलब है घूमना फिरना, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो उसको कहते हैं पर्यटन। अब पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। अब देखिए मनोरंजक मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगता है, हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन की खुशी के लिए जो करते हैं। और उसके बाद है शैक्षिक मतलब सीखने सिखाने के उद्देश्य से जो किया जाता है उसको कहते हैं शैक्षिक। तो पर्यटन जो है वो मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है, ठीक है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अब जो पर्यटन है उसको शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब यह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्यों को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित 30 स्थानों में घूमे। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि जो यूरोप के रहने वाले लोग हैं वहां पर शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा उनको तभी माना जाता है जब वे यूरोप के देशों का भ्रमण कर लेते हैं। भ्रमण भी जो है वो पर्यटन शब्द का पर्यायवाची होता है। भ्रमण का मतलब ही क्या होता है, घूमना फिरना। मतलब जो यूरोप के लोग होते हैं उनको अपने देश का भ्रमण करना होता है, मतलब घूमना फिरना, उन्हें घूमना फिरना पड़ता है ताकि वो अपने देश की कल्चर, अपने देश के लोगों को जान पहचान सके, उनके बारे में अच्छे से, उनके रीति रिवाज, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके बारे में जान सके। अब इसमें बताया गया आगे कि प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्यों को समझते थे। मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी इस बात का महत्व समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित 30 स्थानों में घूमे। 30 स्थान का अर्थ होता है कि जो हमारे पवित्र स्थान होते हैं, जो आध्यात्मिक महत्व से जुड़े होते हैं, जैसे हमारे मंदिर हैं, जो भी पूजा स्थल होते हैं, वो उनको 30 स्थान कहा जाता है। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। अब जब हमारे ऋषि मुनियों ने सुझाया कि अगर हमें अपने देश को जानना है तो अलग अलग स्थानों के जो तीर्थ स्थान है
उन वहां के आप दर्शन कीजिए, वहां पर घूमें। इससे क्या होता है फिर कि जब भारतीय लोग हैं या कोई भी है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, दूसरी जगह के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे मेल मिलाप कर रहे हैं, तो उससे क्या है, उनके अंदर एक एकता की भावना आती है, उन एक आपसी जुड़ाव, एक भाईचारे की भावना उनके अंदर आती है। तो जब हमने ये इस गद्यांश को पढ़ा है, तो इसी गद्यांश के आधार पर अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं यहाँ पर। उसी से क्या है, हमारे जो पूरा गद्यांश है वो क्लियर हो जाएगा। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए खालिस्तान करना महत्वपूर्ण है। अब ये देखो, जो पहला प्रश्न है इसका आंसर हम कहाँ से निकालेंगे? हमने जो भी जो गद्यांश पढ़ा है उसी के आधार पर हम ये प्रश्नों के उत्तर निकालते हैं। अब जैसे इसमें पूछा गया, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए खालिस्तान महत्वपूर्ण है। अब जब हम विकल्प को पढ़ते हैं आंसर निकालने के लिए, जब हम सभी विकल्प को पढ़ते हैं तो हमें कई बार लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हमें आंसर को निकालना कैसे है? जब हम इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम आंसर निकाल पाएंगे, और इसी गद्यांश के आधार पर हमें आंसर निकालना है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? पर्यटन के बारे में। तो हमारा पहला आंसर क्या है? ये पर्यटन। पहले प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? पर्यटन। चलिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? अब समानार्थी मतलब जो समान अर्थ दे। अब किसका समान अर्थ दे? ये मनोरंजक शब्द का समानार्थी बताना है। तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, जो भी विकल्प दिए गए हैं, शैक्षिक, मन भावन, थकाने वाला, दृश्यावलोकन। तो देखिए, शैक्षिक मतलब सीखने या सिखाने से संबंधित, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला, थकाने वाला दृश्यावलोकन मतलब किसी भी दृश्य को देखकर उसका अवलोकन करना, जांचना, परखना। तो यहाँ पर मनोरंजक शब्द का समानार्थी शब्द क्या बनेगा? मन भावन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। अब इसके भी हम पहले विकल्प पढ़ लेते हैं। प्रशिक्षण, तीर्थ, शहरी, व्यापारिक। अब ये देखिए, प्रशिक्षण मतलब जब हम कोई ट्रेनिंग लेकर किसी काम को अच्छे से सीखते हैं वो। तीर्थ कोई भी हमारा पूजा स्थल या पवित्र स्थान। शहरी मतलब शहर से संबंधित जो होता है। व्यापार मतलब जो हमारा व्यापारिक है, ये शब्द व्यापारिक का अर्थ होता है व्यापार से संबंधित। ठीक है, अब हमने इस गद्यांश में क्या पढ़ा है कि किसको पवित्र समझा जाता है? तो जैसे हमने इसमें पढ़ा था, ये हमारा 30 स्थानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर हमारे लिए क्या निकलेगा? तीर्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोग यदि अधिक खालिस्तान करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। अब ये देखिए, जैसे हम यहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्या करने से, हमने इस गद्यांश में पढ़ा है क्या करने से एकता की भावना आती है या एकता की भावना का अनुभव होता है हमें। तो हमने इसमें पढ़ा पर्यटन से ही देश के लोगों में या देश में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। तो इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न नंबर 4 का आंसर जो है पर्यटन होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5, ऋषि वह व्यक्ति है जो खालिस्तान होता है। अब देखिए, ऋषि किसको कहा जाता है? अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। विद्वान, चतुर, स्वतंत्र या धूर्त। अब देखिए, ऋषि जैसे हमने इस गद्यांश में भी पढ़ा, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हम उनका आदर उनके ज्ञान के लिए करते हैं। उनके पास बहुत सारी जानकारी होती है, वो ज्ञान का भंडार होते हैं। तो ऋषि ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो विद्वान हो। ठीक है, विद्वान जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, अलग अलग विषय की जानकारी होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला गद्यांश शुरू होता है यहाँ। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम गद्यांश के आधार पर ही इसके प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अब देखिए,
प्रतिवर्ष मतलब हर एक वर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए, मतलब जब कहीं कोई आग लग जाती है, आग के कारण जो संपत्ति नष्ट होती है या किसी भी तरह की जब हानि होती है आग के कारण, कहीं भी आग लगे तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और बहुत सारे लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। चलिए उस आगे है अग्निशमन करता। अब आप इस शब्द को देखिए, अग्नि शमन करता। अग्नि मतलब आग, शमन मतलब शांत करना और करता मतलब करने वाला। तो आग को शांत करने वाला, जो भी आप जैसे देखते हो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसमें क्या होता है, जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं, कहीं भी आग लगती है, आग के कारण कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो अग्निशमन करता है वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और वहां की आग को शांत करते हैं, बुझाते हैं, लोगों की जान को बचाते हैं। तो अग्निशमन करता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। अब यहां देखिए, अपनी जान हथेली पर लेकर, ये एक मुहावरा आ गया इधर, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, निकालकर पूछा जा सकता है कि जान हथेली पर रखकर इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होगा कि अपने प्राणों की परवाह किए बिना जोखिम भरे कार्यों का सामना करना, ठीक है। मतलब अपने प्राणों की परवाह नहीं करते और जो भी कठिनाई आए, कोई भी मुसीबत आए, उसका सामना करते हैं। आगे है, जब भी काम पर हो तो अग्निशमन करता को किसी भी आपदा के घटित होने पर, अब आपदा क्या होती है, कोई भी ऐसी अनहोनी घटना जो अचानक से हो जाए, ठीक है, कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। अब ये देखिए, इसमें बताया गया कि जो अग्निशमन करता होते हैं, जब भी उन्हें कोई सूचना मिलती है घटना की, तो वो क्या करते हैं, मिनटों में तैयार होकर वहां चले जाते हैं। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। मतलब एक उनका वरिष्ठ उच्च अधिकारी होता है जो पूरे काम कंट्रोल करता है और उसके अंडर कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिनको वो आदेश देता है और वो उस काम को अंजाम देते हैं, तो पूरा करते हैं। मतलब कुछ अग्निशमन करता होज पाइप, ये पाइप है, होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। मतलब बड़े बड़े पाइप होते हैं, वो नलकों से जुड़े होते हैं। अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। मतलब पानी जो है, पानी का प्रयोग करने के लिए उन्हें पंप चलाना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे लोग हाथों से ही उन पंप को चलाते हैं, ठीक है। अग्निशमन कर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। अब कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं बहुत ऊंची ऊंची, तो वह अगर वहां आग लग जाए तो जो अग्निशमन करता है वो कैसे पहुंचे, तो वो उनकी वहां तक पहुंचने के लिए वो बड़ी बड़ी सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं ताकि वहां तक वो पानी की बौछार जो है पहुंचा सके और आग को बुझा सके। तो चलिए, जब हमने एक गद्यांश को पढ़ लिया है, अब इसके आधार पर ही कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, अग्निशमन कर्ताओं के बारे में सत्य नहीं है। क्या पूछा गया है कि इसमें जो पढ़ा गया है उसमें जो सत्य नहीं है वो बताना है आपने। अब अग्निशमन कर्ता क्या होते हैं, वो बहादुर भी होते हैं, ठीक है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। अच्छा, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। अब उच्च प्रशिक्षण क्या होता है, जैसे किसी काम को सीखना, अच्छे से सीखना, ट्रेनिंग लेना, ठीक है। तो बिल्कुल अग्निशमन करता जो उनको प्रशिक्षण मिलता है अपने काम के लिए, ठीक है। अब यहाँ है, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। अब ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं है और यही हमारा आंसर होगा।
क्योंकि इसमें पूछा गया सत्य नहीं है। ठीक है, वो बहादुर होते हैं, बिल्कुल सत्य है। खतरे में डालते हैं, बिल्कुल सत्य है ये भी। और उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर असत्य पूछा गया, मतलब जो सत्य नहीं है, तो बिल्कुल ये हमारा गैप पार्ट जो ये हमारा आंसर होगा यहाँ। चलिए अगला प्रश्न, किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है, कैसे? मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में। अब ये देखो, हमने इस गद्यांश के अंदर पढ़ा था कि मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना पड़ता है ना? तो हमारा ये आंसर, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तीसरा प्रश्न, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है, जैसे हमने वहां ये मुहावरा पढ़ा था ना इधर, बिल्कुल इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर। ये एक मुहावरा है, चलिए इसका अर्थ ढूंढते हैं हम। वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा आंसर। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, बिल्कुल संकट में डालते हैं। वे आग बुझाते हैं, ये अर्थ भी नहीं होगा। वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर बनेगा गेपार्ड। यह हमारा आंसर क्या होगा? गेपार्ड। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होगा गे भाग। चलिए अगला प्रश्न, अपने हाथों से चलाने से आशय है। आशय का अर्थ होता है, अर्थ पूछा गया, मीनिंग पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके हम विकल्प को पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति से काम लेना, नहीं, ये आंसर भी नहीं होगा। किसी मशीन का उपयोग करना, ये आंसर भी नहीं हो सकता। अपने हाथों से काम करना, हाथों से, अपने हाथों से चलाने, बिल्कुल ये खे पार्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, अपने शरीर का उपयोग करना, ये भी गलत है। तो प्रश्न 4 के लिए हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, घटित होना का अर्थ वही है जो खालिस्तान का है। अब पहला विकल्प है हमारे पास आना, दूसरा है होना, तीसरा बुलाना, चौथा है आग लगाना। तो देखिए यहाँ पर घटित होना का अर्थ ना तो आना होगा, ना बुलाना, ना ही आग लगाना। तो इसका हमारा आंसर होगा है पार्ट होना। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास तीसरा गद्यांश शुरू हो गया है। अब हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी। खिन्न मतलब परेशान होना, जब कुछ समझ ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा परेशानी में होना, तो उसको कहते हैं खिन्न। खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे मतलब बहुत टाइट थे उसको, या छोटे थे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर संग्रह शब्द का अर्थ है इकट्ठा करना। ठीक है, उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। अब हमने जब इस गद्यांश को पढ़ लिया है, इसी गद्यांश के आधार पर हम इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी, सोच रही थी कि क्या पहना जाए, तारे देखना पसंद करती थी, आलसी लड़की थी। तो अब हमने यहाँ पढ़ा है कि वो बिस्तर पर लेटी थी, थक गई थी, ये भी गलत है। इसका सही आंसर बनेगा सोच रही थी कि क्या पहना जाए, मतलब वो असमंजस में थी, खिन्न थी कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं।
सॉरी, ये आंसर गलत है, ये आंसर भी गलत है। तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ग। प्रश्न नंबर 2 है, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकती थी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे, उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, वे बहुत रंगीन थे, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे थे। तो देखो चारों ऑप्शन में हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, रंगीन थे वो भी गलत है। हमारा आंसर बनेगा घ पार्ट, कि कपड़े उसे फिट नहीं थे। क्यों फिट नहीं थे? क्योंकि कोई तो तंग थे और कोई छोटा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संग्रह का समानार्थक शब्द है। अब मैंने जैसे हमने यहाँ पढ़ा था संग्रह, संग्रह शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा करना। ठीक है, समानार्थक मतलब जो समान अर्थ दे, ठीक है, उसके जैसा पर्यायवाची शब्द, तो इसका अर्थ क्या होगा? इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है, हेमा है, हेमा लालची है, हेमा दानी है, हेमा स्वार्थी है, हेमा कृपण है। अब देखो लालची क्या होता है कि जिसको लालच हो कि मुझे और मिले, मुझे और मिले, ठीक है। और अब यहाँ देखोगे स्वार्थी क्या होता है कि जो अपने ही हित के बारे में सोचे, बस अपने बारे में ही सोचे, वो स्वार्थी। और कृपण का अर्थ होता है कंजूस। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर हेमा के बारे में पढ़ा तो वो किसके बारे में बात कर रही थी? वो दान करने के बारे में बात कर रही थी। तो हम हेमा को क्या कहेंगे? कि वो दानी लड़की है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, दान करना का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ प्रदान करें, किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ दें। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया दान करना। अब पहला विकल्प हमारे पास है सौंपना, फिर है लेना, फिर है बांटना, फिर है खर्च करना। अब देखो ना तो इसका सौंपना शब्द अर्थ है, ये भी गलत है, बांटना भी, ठीक है, खर्च करना भी गलत है। तो दान करना का विपरीत शब्द क्या बनेगा? लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा चौथा गद्यांश शुरू हो गया है, इसको पढ़ते हैं हम। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। आप देखो चुस्त होता है फुर्तीला, एक्टिवनेस, ठीक है, और स्वस्थ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शारीरिक रूप से सक्रिय रहना पड़ेगा, मतलब आपको एक्टिव रहने, फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। नियमित शारीरिक सक्रियता से मतलब जब हम अपने काम में एक्टिव हैं, हम अपने काम को लगातार कर रहे हैं, अपने काम में मगन है, ठीक है, उससे क्या होता है? भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह, गठिया, ये सब बीमारियों के नाम है। भार बढ़ना, हृदय रोग मतलब दिल से संबंधित, ठीक है, कोई भी जो रोग बीमारी होती है वो। तो इन सब रोगों से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? कब नहीं होंगे? जब हम शारीरिक रूप से एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। ठीक है, मधुमेह और गठिया से, यहां पर से आ जाएगा, से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जो हमारी शारीरिक सक्रियता है वो इन रोगों से हमें दूर रखती है, मतलब इनका जो जोखिम है वो कम करती है। हम इन शारीरिक जो भी ये स्वास्थ्य से जुड़ी ये समस्याएं हैं, जो ये बीमारी है, इनके खतरे को कम करता है। कौन करता है? जब हम नियमित रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। चलिए आगे है, नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। आप देखो हम शारीरिक रूप से एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे पास? कि हम रेगुलर बेस पर नियमित रूप से साइकिल की सवारी करें। साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है। अब देखो न्यून मतलब कम, न्यून का अर्थ होता है कम, आघात मतलब जिसमें कम बल लगे या कम ऊर्जा खर्च हो, इस तरह का व्यायाम है जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। अब देखो जो साइकिल है अगर उसको सभी उम्र के लोग चलाते हैं तो सभी उसका फायदा उठा सकते हैं। अब छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ मतलब जो
बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जैसे 50 से ऊपर के जो उम्र के जो भी लोग होते हैं, 50 से ज्यादा तक, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रौढ़ कहा जाता है उनको। अब आगे है, यह आनंददायक, यहां पर आ जाएगा, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, यहाँ दय आ जाएगी। यह आनंददायक सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। अब जो साइकिल चलाना है, एक तो वो आनंददायक है, मजा आता है चलाने में, वो सस्ती भी है, कोई खर्चा नहीं होता उसमें, और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, कोई प्रदूषण नहीं होता। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है। मतलब समय की बचत हो जाती है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। अब जब अपने काम के लिए हम साइकिल चला रहे हैं, एक तो वो हमारे काम को आसान बना रहा है, आनंद मजा आ रहा है उस काम को करने में, और साथ में क्या है, साइकिल का प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो नियमित तौर पर हमारा व्यायाम भी हो रहा है, मतलब शारीरिक कसरत भी हो रही है उससे। आगे आवागमन मतलब आना जाना, एक जगह से आना जाना। मनोरंजन मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगे, खुशी प्रदान करे, या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। अब ये देखो, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो साइकिल है उसका प्रयोग एक दिन में कम से कम 1 अरब लोगों द्वारा किया जाता है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। मतलब जिन लोगों का भार बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, अगर वो लोग साइकिल चलाएं तो उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। मतलब जिन लोगों के अंदर मोटापा बढ़ जाता है, शरीर के अंदर फैट जमा हो जाती है, अगर वो साइकिल चलाएं नियमित तौर पर तो उनकी जो फैट जो है, जो वसा है, वो शरीर से कम हो जाती है। शोधों ने संकेत किया है कि, अब शोध होते हैं, कोई भी रिसर्च होती है, नई नई खोज होते हैं, उनसे जो फैक्चुअल जानकारी सामने आती है, ठीक है, तो साइकिल चलाने वालों पर भी ये शोध किए गए हैं क्या, कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। तो जब हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया है, अब हम इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर निकालते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें खालिस्तान के लाभ बताना है। तो देखिए, हम इसके पहले जो विकल्प है उनको पढ़ते हैं। स्वस्थ रहना इसका उद्देश्य है, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें खालिस्तान के लाभ बताना है, ठीक है। स्वस्थ रहने, साइकिल चलाना, व्यायाम करने, भार कम करने। तो देखिए, इसमें जब हमने इसको पढ़ा तो साइकिल के लाभ बताए गए कि साइकिल चलाने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, जब लेखक ने कहा है कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब यहां जो बातें बताई गई है उसमें से एक स्टेटमेंट यह गलत दी गई है, तो वो आपने निकालनी है कौन सी है। चलिए, इसमें कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, बिल्कुल प्रदूषित नहीं होता, इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, बिल्कुल ये बात भी सही है कि इसको बिना पेट्रोल या डीजल के चलाया जा सकता है। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, यहाँ हमने पढ़ा है कि सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, ठीक है। और बिना, मतलब इससे बचत होती है, जब ना पेट्रोल लग रहा है ना डीजल लग रहा है तो बचत हो रही है, ठीक है, और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर लेखक ने गैसों के बारे में कोई बातचीत नहीं की है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का हमारा आंसर हो जाएगा क भाग। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द है।
विपरीतार्थी मतलब उल्टे अर्थ जो देता है, किसी भी शब्द के जो उल्टे अर्थ दे, उल्टा अर्थ प्रदान करे, उसे हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय, अब यहाँ पर है सक्रिय, आलसी, बेकार, काम से जुड़ा, तो यहाँ हमारा आंसर होगा निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी होगा सक्रिय शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यून आघात वाला व्यायाम है, क्या है? जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय न आए, व्यय मतलब खर्चा, जो कार्य कुशल ना हो, जो उबाऊ ना हो। तो अब देखिए, अब न्यून आघात मतलब जिससे हम थकते नहीं हैं। ठीक है, तो नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा क भाग। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे सहायक है, केवल इसे छोड़कर। अब किसे छोड़कर? वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, बिल्कुल साइकिल चलाने से होता है ये। ठीक है, उसके बाद है काम को आनंद से जोड़ना। अब साइकिल चलाना जो है वो हमारे काम को आनंददायक भी बनाता है, हमें स्वस्थ भी रखता है, लेकिन जो साइकिल चलाना है वो गंभीर दुर्घटना से बचाव नहीं करता। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 5 का हमारा आंसर ग पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे ये आज का जो सेशन है यही समाप्त होता है। ठीक है, इसकी अगली क्लास हम जल्दी लेकर आएंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। जो भी नवोदय विद्यार्थी हैं, नवोदय एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, उसमें इसी तरह के गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।